नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने जी। और उपासने जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो संघ के संस्कारों में रचे बसे एक नेता हैं और एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने कभी अपने को थोपा नहीं। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। ये संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले और एक कैडरबेस्ड पार्टी के जो अ, नेतागण हैं उनके भीतर उनके डीएनए में ये गुण हमेशा से पाया जाता है। यही बात है कि शायद कई बार उनको सीधा और सच्चा समझकर पार्टी में दरकिनार करने की भी कोशिश होती है। और यही वजह रही उनके समर्थक ये दावा करते हैं और ये मानते हैं कि चाहे विधानसभा चुनाव जो उन्होंने कंटेस्ट किया, उन्होंने फाइट किया, उसमें अगर उनको सफलता नहीं मिली तो इसमें उपासने साहब की उतनी गलती नहीं थी जितनी कुछ उन लोगों की गलती थी जो पार्टी के भीतर से ही आते हैं, लेकिन वो चाहते नहीं हैं कि उपासने जी आगे बढ़ें। महापौर के लिए भी जब उन्होंने चुनाव लड़ा तब भी यही माना गया कि ये बीजेपी की इनफाइटिंग थी जिसने उपासने जी को नुकसान पहुंचाया। उसके बाद भी वो सरलता से चलते रहे, लेकिन पार्टी में शायद एक धड़ा है जो नहीं चाहता। और क्यों नहीं चाहता ये तो उपासने जी बेहतर जानते हैं और वो धड़ा बेहतर जानता है। लेकिन रिसेंटली उनका ये स्टेटमेंट बहुत चर्चा में रहा कि अब परिक्रमा करने का समय है और जो परिक्रमा करते हैं उनको फ़ायदा मिल जाता है। और परिश्रम करने वाले भारतीय जनता पार्टी में ख़ासतौर से छत्तीसगढ़ के संदर्भ में वो ये बात कहते नज़र आए कि वो किनारे कर दिए जाते हैं या किनारे हो जाते हैं। तो चलिए कुछ प्रश्नों के साथ हम जानते हैं कि आखिर उपासने जी राजनीति के जिस दौर की बात कर रहे हैं वो दौर आज प्रासंगिक है कि नहीं है। तो सीधे चलिए रायपुर और मिलिए सच्चिदानंद उपासने जी से। अभी वो क्वारंटाइन कर रहे हैं क्योंकि कुछ संपर्क में वो आए थे जहां कोरोना की बात थी, कोविड की बात थी। सर बहुत स्वागत करता हूं उपासने साहब आपका बंसल न्यूज़ पर। जी सर, पहला सवाल मेरा यही है, ये मध्य प्रदेश में भी ये बात उठती है और कहने वाले कहते हैं आपकी तरह कि अब गणेश परिक्रमा से बड़ा लाभ होता है और हम परिश्रम वाले लोग हैं, हम परिश्रम करते हैं, लेकिन परिश्रम अब महत्व उतना नहीं रखता, परिक्रमा अधिक महत्व रखती है। आपने भी अभी कुछ इसी तरह की बात की। जाहिर तौर पर मन में पीड़ा रही होगी, लेकिन पीड़ा को आपने गरिमा से सामने रखने की कोशिश की है और उम्मीद की जानी चाहिए कि एक सीनियर लीडर की इस बात पर पार्टी संगठन ज़रूर गौर करेगा। क्या वजह रही आपको ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ा? देखिए, पीड़ा मेरे लिए व्यक्तिगत नहीं है। हम्म। ये पीड़ा हम्म। पार्टी के उन हम्म। कार्यकर्ताओं की है हम्म। जो जहाँ अभिव्यक्त करना वहां नहीं कर पाते हैं। लेकिन जी। मैं कभी पूरे प्रदेश का दौरा करते रहता हूँ, हम्म। चाहे पार्टी का काम हो चाहे लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते। हम्म। तो सामान्यतः कार्यकर्ताओं से जब व्यक्तिगत बातचीत होती है हम्म। तो इस बात को जो आप कह रहे हैं, हम्म। इस बात की उन्मेष हर कोई, और जो पुराने लोग हैं, हम्म। जो मैं तो उन पुराने लोगों से लगातार मिलता हूँ। हम्म। कभी जनसंघ के समय जिनका काफी दबदबा रहा करता था, और यही कारण है कि उनको मीसा में इंदिरा जी के काल में बंद किया गया, क्योंकि वो पार्टी के और अपने अपने स्थान पर वजूद रखते थे। हम्म। मवेश वर्ग भी आज नाराज है, सब दूर, हम्म। कि उनको कुछ परख नहीं है। वो हम्म। चाहते कुछ नहीं है, पद नहीं चाहते हैं, हम्म। कि केवल चाहते हैं प्रतिष्ठा, चाहते हैं केवल, चाहते हैं पूछताछ चाहते हैं। हम्म। लेकिन कमोबेश जो है, इन सत्ता के जो दुर्गुण है हम्म। हम्म। वो कमोबेश हमारे में नहीं आने चाहिए थे। हम्म। कि हमारी पहचान ही वही है कि हम पारिवारिक वातावरण में रहते हैं। हम्म। परिवार में पूछना, बातचीत करना। हम्म। आखिर ये शून्य से हमने यात्रा प्रारंभ की थी, जी। आज यहाँ तक पहुंचे, तो उसके पीछे ये बहुत बड़ा कारण रहा है हम्म। कि हमने उस संघ की पृष्ठभूमि से काम प्रारंभ किया, हम्म। जहाँ जहाँ हर व्यक्ति का महत्व है। हम्म। एक एक व्यक्ति को जोड़कर हम माला बनाते हैं। हम्म। वैसा ही ये बीजेपी का संगठन भी हम्म। ऐसे ही बना है, जैसा कि हमारे संगठन मंत्रियों ने जी। प्रयास किए, अटल जी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, हम्म। इनका जिस प्रकार से इतनी सारी
उम्र उन्होंने इस हम्म। पार्टी के लिए खपा दी। हम्म। तो लाखों लोगों को उन्होंने अपने वक्तृत्व से जोड़ा, व्यवहार से जोड़ा, अपने कर्तृत्व से जोड़ा। हम्म। और ऐसे अनेक संगठन मंत्री यही छत्तीसगढ़ में हम देखेंगे तो हमारे गोविंद सारंग जी थे, हम्म। कुशल ठाकुर जी थे, हम्म। जैसे ईश्वर बेदरे जी थे, हम्म। जो विपरीत परिस्थितियों में एक एक घर में जाकर उन्होंने और हम्म। इतना बड़ा संगठन छत्तीसगढ़ का खड़ा किया कि हम आज सत्ता में पहुंच गए। हम कभी सोच नहीं सकते थे कि छत्तीसगढ़ जो है कभी कांग्रेस का गढ़ है उसको हम तोड़ पाएंगे। जी। लेकिन उन लोगों के अथक परिश्रम से, त्याग से, तपस्या से इस गढ़ को हमने तोड़ा है। कार्यकर्ताओं की लगन मेहनत, जैसा कार्यकर्ता उन्होंने तैयार किए, जी। उन कार्यकर्ताओं के बदौलत हमने तोड़ा। और निश्चित रूप से आज वह कार्यकर्ता भी अपने आप को यदि उपेक्षित महसूस उपेक्षित करते पा थे। रहे हैं। जी। जी। मैं इस सवाल के साथ आता हूं कि क्या बीजेपी में जो संगम हुआ है और बड़ी संख्या में बीते 1 डेढ़ दशक में बाहर से भी कुछ लोग ऐसे आए हैं जिनके बारे में ये आरोप लगता है कि वो बीजेपी की रीति नीति को बहुत समझते नहीं हैं। उनके पास एक ही ताकत है, कुछ लोग कहते हैं टर्नओवर वाले कार्यकर्ता हैं ये, और कुछ के लिए एक शेर मुझे याद आता है कि जो ख़ानदानी रईस हैं मिजाज नर्म है उनका, जो ख़ानदानी रईस हैं मिजाज नर्म है उनका, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। तो क्या ये मसला है कि ये नए नए जो लोग आए बीजेपी में, इनका लहजा भी बदल गया, रुतबा भी इनका बहुत अलग था, और जो बीजेपी का खाटी कार्यकर्ता है जिसने परिश्रम का रास्ता ही चुना जनसंघ के समय से और 1980 के बाद भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद, वो आज अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा है। निश्चित है। देखिए, जो बात अपने खाटी कार्यकर्ता की कही है, हम्म। जो जनसंघ का कार्यकर्ता रहा है, भारतीय जनसंघ का रहा है या संघ की पृष्ठभूमि से आया है, हम्म। वो कभी किसी के दरवाजे पर बार बार नहीं जाता। हम्म। हम्म। वो समाज में काम करना, जो जिम्मेदारी दे दी उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना, हम्म। ये उसकी फितरत में होता है। उससे उसका आनंद भी आता है और उसी को काम को करता भी है। हम्म। हम्म। लेकिन आज परंपरा ये हो गई कि आप चेहरा दिखे आपका, हम्म। आप हम लोग भी जाए, हम्म। वहीं रहे। हम्म। और 15 वर्ष में यह हुआ कि भाई संगठन का जो स्वरूप होना चाहिए था, जो संगठन से चलना चाहिए था, हम्म। वो संगठन से नहीं चला। जिन लोगों ने, जिस प्रकार से आपने कहा कि जो वहां पर हाजिरी बजाते थे वही संगठन में भी जिम्मेदारी पा लेते थे, हम्म। वही जो है लाल बत्ती पा लेते थे। जी। और जिन लोग खाटी थे उनको कह दिया जाता था कि भाई आपको ये दे दिया, वो दे दिया, आपको तो हम्म। संतुष्ट कर दिया, आप पराजित हो गए तो क्या करें। हम्म। तो ये सामान्यतः, और उसकी चिंता भी नहीं की जिन लोगों ने ये 15 वर्ष में हम देखेंगे कि भाई पहले कार्यकाल में हमारा वोटों का प्रतिशत जो था जी। वो दूसरे में कम हुआ, हम्म। तीसरे में और कम हुआ, वोटों सीटों की संख्या हमारी कम हुई। हम्म। लेकिन काम हमने बहुत किया। सरकार ने, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने जितने काम इस छत्तीसगढ़ में किए, हम्म। मैं मानता हूँ कि पहली ऐसी सरकार होगी जिसने हम्म। सीधे सीधे जनता तक जुड़ने वाले काम किए। हम्म। बावजूद इसके इस पर चिंता नहीं हुई कि, और ये कोई कांग्रेस ने हराया नहीं हमको, कांग्रेस के कारण वोट बैंक भी कम नहीं हुआ, ये अपनों के कारण हुआ। हम्म। हम्म। अपने लोगों ने जिस प्रकार से स्थान स्थान पर प्रतिशोध की भावना से कि मेरे को टिकट नहीं मिला या मेरे आदमी को टिकट नहीं मिला, हम्म। तो मैं जिसको मिला है उसको निपटा दूं, हम्म। ये जो निपटाने वाली बात है, उस निपटाने वाली बात ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। उपासने साहब, वोटों क्या को। आप क्या ये मानते हैं कि पहले जो संगठन महामंत्री और संघनिष्ठ प्रतिबद्धता के साथ सामने आने वाले राजनेता होते थे, जैसे आपने नाम लिया गोविंद गोविंद जी का, गोविंद सारंग जी का, मध्य प्रदेश में मुझे प्यारेलाल खंडेलवाल जी याद आते हैं। ये विभाजित मध्य प्रदेश की बात करूं या उसके पहले की बात करूं, कुशाभाऊ ठाकरे तो पितृपुरुष रहे ही बीजेपी के। क्या वो लोग अब नहीं हैं और संगठन महामंत्री नाम की संस्था पहले की तरह ताकतवर नहीं है? अब जो जो तथाकथित अन्याय होता है पार्टी के भीतर, वहाँ जहांगीरी घंटा बजाने की या विक्रमादित्य का घंटा बजाने की अब कोई व्यवस्था नहीं रही है कि जहाँ आप जाइए और न्याय लेकर वापस लौट आइए। संगठन महामंत्री हमारे यहाँ पोस्ट है कि जो सर्वाधिक ऊंची पोस्ट है, जी। यानी मुख्यमंत्री से भी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से भी ऊंची पोस्ट। उनका काम ही है हम्म। कि एक माता का जैसा काम होता है हम्म। हम्म। कि अभी अपने सब पुत्रों की चिंता करना, हम्म। वैसे ही संगठन मंत्री का काम होता है कि वे सबको देखें और उनको बढ़ता बढ़ाए। जो हम्म। काम करने वाला कार्यकर्ता है हम्म। उसको किस प्रकार से बढ़े और उसको बढ़ते हुए देखकर वो खुश हो। हम्म। तो ये
संघ से आए हुए वो प्रचारक ही हैं जो संगठन मंत्री के रूप में वहां से भेजे गए हैं। हम्म। तो कमोबेश अब यह है कि पार्टी बड़ी हो गई, स्वाभाविकतः पहले जैसे प्यारेलाल जी का आपने कहा, हम्म। वो घर घर पहुंच जाते थे, गोविंद सारंग जी घर घर पहुंच जाते थे, हर कार्यकर्ता के, हर पदाधिकारी के घर मिलते थे। किसी के यहाँ भोजन कर लिया, किसी के यहाँ चाय पी ली, किसी के यहाँ नाश्ता कर लिया। हम्म। तो वो चाय पीना तो उनका वैसा था कि केवल एक दिखावा था, हम्म। हम्म। वो एक जोड़ने का उपक्रम था उनका। हम्म। हम्म। तो ऐसा उनका एक उपक्रम है, जैसे भी मोदी जी भी संघ के प्रचारक की दृष्टि से ही काम कर रहे हैं हम्म। थे। तो उन्होंने भी जितनी व्यस्तता में भी भारतीय जनसंघ के समय के पुराने काम करने वाले हम्म। लोगों को इतने कोरोना काल में, संक्रमण काल में व्यक्तिगत फोन करके बातचीत की। हम्म। तो उसके पीछे यही है कि उन्होंने भी उसको कायम रखा है जो हमारी जी। जनसंघ की परिपाटी थी। जी। और वो ये बताने के लिए उन्होंने किया है कि भाई ये हमारा काम है हम्म। कि हम हम्म। कहीं जाए तो पुराने लोगों से पूछे, बातचीत करें, हम्म। अपने पदाधिकारियों से बातचीत करें, नीचे स्तर का छोटा कार्यकर्ता है हम्म। उससे भी उसको पूछताछ कर लें, हम्म। केवल काम के लिए उसको उपयोग करें, हम्म। यूज एंड थ्रो ना हो वो ये हो परंपरा वो अब हो। नहीं है, ये परंपरा टूट चुकी है काफी हद तक अब। अब ये कहा जाता है कि परिवार बड़ा हो गया, अब सब पहले जैसा संगठन मंत्रियों के हम्म। उतना काम हम लोग नहीं कर पाते जितना कि पूर्व में देवेंद्र सारंग जी कर पाते थे, या गद्रे जी कर पाते थे, या हम्म। कुशाभाऊ ठाकरे जी कर पाते थे। हम्म। तो ऐसे श्रृंखला थी वो। अब वो ये कारण होता है कि भाई पार्टी बड़ी हो गई, अब हम्म। दायरा बड़ा हो गया। हम्म। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि अपना अतीत हमको भूलना नहीं चाहिए, हम्म। अपनी पहचान हमको भूलना नहीं चाहिए। हमारे पहचान ही हमारी, हम यदि उस सत्ता के इसमें जो वर्तमान हम कहते हैं पार्टी विद द डिफरेंस, कार्यकर्ता आधारित पार्टी, हम्म। तो हमारी पहचान वही है, पार्टी विद द, बाकी पार्टियों में और हमारी पार्टी में अंतर है। और हम्म। जनता भी हमसे ये चाहती है कि भाई हम कुछ अलग दिखें, यदि हम सत्ता में हैं तो वही ढर्रा न चले। हम्म। हम्म। हमारा काम जैसे मोदी जी कर रहे हैं, तो हम्म। मोदी जी का काम पूर्व की सत्ताओं जैसा नहीं है हम्म। कि जो केंद्र की सत्ताएं थी हम्म। वैसा नहीं है। उन्होंने अपने आप को ढाल लिया, प्रशासन तंत्र को भी उस अनुरूप कर लिया, और अपनी मर्जी से जो मेरे सिद्धांत है, मैं उस पर, जो मेरे वर्षों से जनसंघ के सिद्धांत है उस पर हम्म। मेरे को अड़िग रहना है, वो हम्म। काम मेरे को करना है। हम्म। वो कर रहे हैं, उसको चाहे कितने भी उनके विरोध सहन करना पड़े, कितने ही लोग उनके विपरीत बात करें, लेकिन वे उस बात को दृढ़ प्रतिज्ञा कर रहे हैं। ये हमारा माननीय मोदी जी जो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं हम्म। वो नीचे तक के लिए कर रहे हैं कि हम सभी प्रदेशों में हमारे सभी नेतृत्वकर्ता इसका अनुसरण करें। हम्म। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें हम अ, असफल हो रहे हैं। जी, भैया आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही है। पार्टी संगठन में आपने ये मसला क्या पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष आपने अपनी बात रखी, या उनकी तरफ से आपसे कहा गया कि उपासने साहब आप हमारे साथ बैठिए, क्या समस्या है, क्या परेशानी है, परिवार की तरह हम बैठकर इसको सुलझा लेते हैं, या अभी इस तरह की किसी प्रक्रिया की शुरुआत नहीं हुई है? नहीं नहीं, समय समय पर जैसे विधानसभा के चुनाव हुए यहाँ पर हम्म। प्रदेश में, हम बुरी तरह से पराजित हुए। हम्म। उसके बाद हर जिले में समीक्षा बैठक हुई, हम्म। प्रदेश में भी समीक्षा बैठक हुई, हम्म। और सारी बातें जो मैंने कही है वो बातें मैंने उस समय भी वहां कही थी समीक्षा हम्म। बैठक में। हम्म। ये सारी बातें जो आज मैं कह रहा हूँ कि किस हम्म। प्रकार से संगठन चला, किस प्रकार से 15 वर्षों में हम्म। संगठन गठन हो गया, सत्ता प्रमुख हो गई, हम्म। ये सारी बातें, जो जो कमियां खामियां मेरे को दिखती थी वो सारी बातें मैंने कही। हम्म। और नीचे कार्यकर्ताओं ने भी कही, सभी जिलों में जो हम्म। समीक्षा बैठकें हुई, हम्म। तो जो जो बातें हुई यदि उसको हम आधार बनाकर काम करते तो हम्म। निश्चित रूप से ऐसी स्थिति नहीं आती कि आज हम 11 जिलाध्यक्ष बनाना है, इसके लिए इतना विचार विमर्श करने की क्या जरूरत है। अभी कार्यकर्ता दिखता नहीं क्या हमको, हम्म। काम करने वाला कार्यकर्ता दिखता है, लेकिन 6-6 महीने 8-8 महीने हम जिलाध्यक्ष नहीं बना पाते हैं। हम्म। तो ये हमारी संगठनात्मक कमजोरी तो है कि भाई कौन हमारा काम करता, कार्यकर्ता वहां पर सक्रिय है उसको हम्म। जिलाध्यक्ष बना दे। हम्म। पार्टी कार्यकर्ता तो सभी काम करते हैं, जी। उसमें क्यों हम नेताओं की गुटबाजी और ये सब शामिल होने चाहिए। हम्म। हम्म। आप उपासना साहब, क्या आप देखते हैं इसको आखिर कौन संरक्षण कहाँ से मिल रहा है? कौन हैं वो लोग जो पर्दे के पीछे रह के इस प्रवृत्ति को, जो कि बीजेपी के लिए ही आत्मघाती है, और यही वजह रही कि छत्तीसगढ़ में जो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट रुझान देखा गया 2018 के चुनाव में, जबकि मध्य प्रदेश में आकर वो ठहर गया, जबकि दोनों ही राज्यों की तासीर, राजनीतिक तासीर लंबे समय से एक सी है 2000 से अगर हम देखें अब तक। लेकिन इस बार हम लोग भी आश्चर्यचकित हुए और राजनीतिक विश्लेषक भी चमत्कृत हुए कि छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या हो गया कि वहाँ इतना तेज़ सत्ता विरोधी रुझान था,
और मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में नेक टू नेक फाइट हुई और किसी को बहुमत नहीं मिला। तो क्या आप मानते हैं कि ये वही सारी चीज़ें थी, और कौन लोग हैं ये जो सामने नहीं आ रहे हैं? देखिए, कुछ लोग जिस प्रकार से हम्म, मैंने जैसे पहले वर्णन किया कि भाई 15 वर्षों में हमारा जो ग्राफ गिरा, हम्म, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ऊपर पदों पर रहते हैं, हम्म, लेकिन अंदर अंदर वो कहीं ना कहीं अपने उस प्रभाव का, हम्म, उस जो पार्टी ने उनको दिया है उसका उपयोग करके हम्म, मेरे से आगे कोई ना बढ़े, हम्म, मैं मेरे मैं अपने समर्थक को आगे बढ़ाऊं। ये जो बात है, हम्म, वही लोग हैं जिनके खिलाफ पार्टी ने 15 वर्षों तक कार्रवाई नहीं की, शिकायतें हुई। हम्म, अब हम्म, शासन की यदि कार्रवाई हो जाती हम्म, तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि पार्टी में ये सब बातें नहीं होती जो हो रही हैं। हम्म, मैं भी पराजित हुआ, मैंने भी प्रमाणित तथ्यों के साथ जो है हम्म, शिकायत की। हम्म, एक नोटिस तक तो जारी नहीं हुई, बल्कि मैंने देखा कि उन लोगों को प्रमोट कर दिया गया, हम्म, किसी को लाकर दे दी गई, किसी को कोई बना दिया गया। हम्म, तो पीड़ा होती है ना, हाँ, जो कार्यकर्ता है हम्म, उनको पीड़ा होती है कि सबने देखा है, मैंने हम्म, ये बात छिपी नहीं थी किसी से कि भाई इस हम्म, प्रकार की कार्रवाई होती है। पर कार्यवाही न होना, ये जनसंघ में तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ भी कार्रवाई करके उसको बाहर कर देने का हम्म, ये था। हम्म, तो इस को भूलना नहीं चाहिए। हम्म, आज आवश्यकता इसी बात की कि हम आज विपक्ष में हैं तो हम हम्म, उसको सुधारें, और ऐसे तत्व जो हैं जो कहीं ना कहीं साल बोरर का काम करते हैं पार्टी हम्म, में, हम्म, हम्म, हम्म। बहुत तो कहीं ना आपने कहीं बहुत बहुत महत्वपूर्ण नाम लिया आपने, और शायद दर्शक इसको ठीक से समझ ना पाएँ तो मैं बता दूं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जंगलों में, जो कि बहुत सघन है, वहाँ साल का जो पेड़ होता है, जो ऊंचाई 30 से 50 फीट तक जाती है जिसकी, उस साल के वृक्ष में बोरर, एक साल बोरर कीड़ा होता है। बोरर यानी छेद करने वाला। और ये हरे भरे वृक्ष को कुछ ही देर में सिर्फ ढांचे में तब्दील कर देता है, और ऐसे सारे पेड़ सूख कर गिरने लगते हैं। तो ये बहुत सांकेतिक बात उपासने जी की है कि साल बोरर कौन है आखिर, जो बीजेपी रूपी एक हरे भरे वृक्ष को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। कंक्लूड करते हुए आपसे जानना चाहूँगा उपासने साहब, आप एक ऐसे नेता हैं जो बीजेपी ही आपका ओढ़ना बिछौना है, इसलिए आपसे किसी और प्रश्न को करना सिर्फ एक निरर्थक कवायद होगी। अ, आप कितने भी अपने को यहाँ उपेक्षित पाएं या अपने को हताश महसूस करें, लेकिन आप बीजेपी के अलावा कोई विकल्प आपके पास है नहीं। बीजेपी ही आपका विकल्प है और बीजेपी ही आपका संकल्प है। लेकिन ये बात पहुंचानी तो पड़ेगी। क्या आप जेपी नड्डा साहब और बीजेपी के टॉप लीडर से जब आप क्वारंटाइन से फ्री होंगे तो क्या आपको लगता है कि ये करना पड़ेगा, या छत्तीसगढ़ में ही डॉक्टर रमन सिंह से मुलाकात करके, कौशिक जी से मुलाकात करके, तमाम बड़े नेताओं से बात करके आप एक अटेम्प्ट और लेना चाहेंगे? ये देखिए, निश्चित रूप से इस पार्टी को हम लोगों ने सींचा है। हम्म, इस पार्टी के लिए, इस विचारधारा के लिए हम 19-19 महीने जेल में रहे, हम्म, हम्म, अनेक बार हमने यातनाएं सही हैं। हम्म, तो स्वाभाविक रूप से लगता है कि ये हमारा घर है, हम्म, हम्म, ये घर ठीक रहना चाहिए। जी, इसमें यदि किसी प्रकार से हम्म, कमियां खामियां आती है या इसको हम ध्वस्त होता देखते हैं हम्म, तो हमको पीड़ा होती है। हम्म, और इस कारण से जिस प्लेटफॉर्म पर बात करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ बात करनी चाहिए, आखिर कार्यकर्ताओं की बात है, ये कोई अपनी नहीं है। और हम तो पार्टी को सुधारने के लिए बोल रहे हैं। हम्म, हर कार्यकर्ता वहां तक पहुंच नहीं सकता, जी, हर कार्यकर्ता बोल नहीं सकता, तो उसकी आवाज बनना पड़ेगा किसी को। हम्म, 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 आवाज जो है, कार्यकर्ता को लगे कि भाई हमारी आवाज भी कोई बन रहा है, हम्म, हमारी हम्म, बात को कोई ना कोई वहां तक पहुंचा रहा है। हम्म, तो ये आपने जैसे कहा, मैं निश्चित ही माननीय नड्डा जी से यहाँ प्रदेश प्रभारी थे उस समय, मेरी इस विषय पर अनेक बार उनसे बातचीत हुई थी छत्तीसगढ़ जी, के बारे में, हम्म, उनको भी अच्छे से मालूम है। हम्म, माननीय रमन सिंह जी से भी मैं अभी पिछले दिनों ही बातचीत किया था, और जो समीक्षा बैठक में भी बातचीत हुई थी। हम्म, तो कोई, मैंने, हम तो इतने पुराने हैं, कोई बोले तो सही भाई हम्म, क्या बात है, कोई पता तो चले भाई आखिर क्यों, हमारे प्रश्नों का उत्तर तो दे। हम्म, हम्म, केवल सुनकर चुप हो जाना ये कोई उसका वो नहीं है। बिल्कुल, आपको संतुष्ट करना चाहिए। परिवार में यदि कोई आपके पास आया है, हम्म, आपको बोल रहा है, तो और कारण भी बताना चाहिए, भाई आपके ठीक बात ये है, प्रश्न है तो उसका ये उत्तर है, तो हम्म, पार्टी के सामने ये दिक्कत है, हम्म, उसको बताना भी चाहिए। हम्म, अब मैं हम्म, संगठन के एक जिले का प्रभारी हूँ, मैं अपने हम्म, जिले के लिए बोलूंगा, हम्म, उसका आप
इग्नोर करेंगे तो कार्यकर्ता तो उस संगठन के प्रभारी के नाते मुझको बोलेंगे ना। ठीक बात तो मैं उस बात के यहाँ पहुंचाऊंगा, तो नहीं होगी बात तो फिर कार्यकर्ता बोलेंगे फालतू प्रभारी बने हुए हैं, जबरदस्ती के यहाँ पे है। भाषण देने आ जाते हैं। जी तो जी जी। वो कार्यकर्ता की बात ही मैं बोल रहा हूँ। तो मैं हम्म, कोई मेरे लिए कुछ मिल जाए इसकी मेरे हम्म, को कभी चाहत भी नहीं रही है, हम्म, ना मैंने कभी उसके लिए किया। कार्यकर्ताओं को स्वाभाविक है, जो समर्थक रहते हैं उनको लगता है कि अपना नेता कुछ बनना हम्म, चाहिए। हम्म, तो उसके कारण जो है कार्यकर्ता मांग करते हैं, कार्यकर्ता बोलते हैं, तो वो स्वाभाविक है, एक सामान्य प्रक्रिया राजनीति में। लेकिन उसके लिए किसी प्रकार से मैं पार्टी छोड़ दूं या पार्टी का विरोध करूं, मिला नहीं मिला, प्रवक्ता मैं कितने वर्षों से हूं, लेकिन पार्टी के सामने कभी कहा नहीं कि भाई जब मैं जानता हूं कि जब रमन सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, मैं जिला अध्यक्ष था। हम्म, इन 20 वर्षों में रमन सिंह जी कहाँ से कहाँ पहुंच गए, हम्म, और मैं आज प्रवक्ता ही बना हुआ हूँ प्रदेश में। जी 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 ये जी। ये नहीं होना चाहिए। एक विचार होना चाहिए पार्टी के कार्यकर्ता का, हम्म, उसके मेहनत का, उसके लगन का, उसके त्याग तपस्या का, उसके जमीनी काम का कहीं ना हम्म। कहीं विचार होना चाहिए, और जहाँ कमियां खामियां है उसकी जांच भी होनी चाहिए। बिल्कुल। मुझे लगता है आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है उपासने साहब, और मुझे फिर एक शेर याद आता है जिसका लुबे लुआब कुछ इस तरह है कि अगर आप अत्याचार करते हैं तो आप कितने भी ऊंचे पद पर हों वो पद छिन जाता है, और अगर आप अत्याचार को सहते हैं तो इससे भी अत्याचार करने वाले की मदद होती है। और कोई संगठन तभी तक जीवित, प्राणवान, संवेदी, संवेदना से भरा हुआ, अपने कार्यकर्ताओं को पितृवत मातृवत स्नेह देता हुआ आगे बढ़ता है जब तक वो फीडबैक की सघन प्रणाली से जुड़ा हुआ होता है, जब तक उसके पास किसी निष्पक्ष और ऐसे कार्यकर्ता जिसके पास न धन है, जिसके पास न प्रभाव है, उसकी वाणी भी प्रदेश के संगठन के अलंबरदार तक पहुंचती है और वो उसको सुनकर उस पर एक्शन लेते हैं। ये चुनौती ज़रूर है। बीजेपी बड़ी हुई है, 10 करोड़ से ऊपर कार्यकर्ताओं की पार्टी हुई है, तो ये चुनौतियां भी उत्पन्न हुई हैं। और आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है, अगर कुछ कार्यकर्ता जिन्होंने नींव के पत्थर से शुरुआत की और इस समय वो बीजेपी के स्वर्णिम कंगूरे की तरह चमक रहे हैं, तो उन कार्यकर्ताओं के मन में भी एक प्रश्न है कि नींव के पत्थर तो हम भी थे और हमें अवसर ज़रूर मिले, लेकिन उन अवसरों को हमने गंवाया नहीं। पार्टी की जो अंदरूनी लड़ाई है उसकी वजह से अगर हमारा नुकसान हो गया तो क्या हमें आप दफना ही देंगे ज़मीन में? क्या कंगूरे पर चमकने का एक अवसर हमें नहीं मिलेगा? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनसे बीजेपी बचती नहीं है, क्योंकि बीजेपी उस तरह की पार्टी नहीं है। उपासने जी विनम्रता से ये बात कहते हैं, लेकिन मजबूती से ये बात कहते हैं कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं कार्यकर्ताओं के लिए कर रहा हूँ, जिनका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ आज प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते भी। और वो ये भी प्रश्न खड़ा करते हैं जिसका जिक्र मैं कर रहा था कि वो प्रवक्ता हैं, लेकिन आज उनके साथ संगठन के एक अहम पद की शुरुआत करने वाले डॉक्टर रमन सिंह शीर्ष पर हैं। कोई हदस नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई तुलना भी नहीं है, लेकिन ये सवाल ज़रूर है कि मैं योग्यता में पीछे नहीं हूँ। अगर आप योग्यता में मेरी कॉपी जांचेंगे, मेरा मूल्यांकन करेंगे, तो मैं भी बहुत प्रतिभाशाली हो सकता हूँ, लेकिन क्या वैसे कॉपी जांचने वाले मूल्यांकनकर्ता गोविंद सारंग और प्यारेलाल खंडेलवाल जी की तरह, कुशाभाऊ ठाकरे की तरह लोग आज हैं? ये प्रश्न वो छोड़ जाते हैं। लेकिन विनम्रता से वो कहते हैं कि बीजेपी बीजेपी और बीजेपी, और अपनी बात आगे भी मैं रखूंगा विनम्रता से, मजबूती से। सर, मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं आप जैसे खाटी कार्यकर्ताओं को, जो कितनी भी पीड़ा और तकलीफ के बीच अपनी बात गरिमा से ही कहते हैं। बहुत धन्यवाद, और बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।